दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। देखिए प्रोटीन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मैंने कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। आज कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कल का वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए कोई भी वीडियो आपके लिए आता है तो उसे पूरा देखा करें। और इस वीडियो में भी आपके लिए प्रोटीन के बारे में जितनी जानकारी है सारी अवेलेबल करा दी गई है। आपसे बस यही आशा की जाती है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपका और देखिए ये जो चैप्टर है ये 3 जगह ये चैप्टर आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। देखिए अगर इसे चले जाएं नॉर्मल साइंस में, दैनिक जीवन की साइंस में, तो आपका आता है भोजन के अंदर। अगर बायोलॉजी में चले जाएं तो बायोलॉजी में भी आता है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो आपका पर्यावरण में भी आता है। तो इस तरीके से 3 सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडी। देखिए हमारा सेवाएं आपके लिए लगातार जारी हैं, चाहे यूट्यूब से, चाहे वेबसाइट से, चाहे फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप से। पहले भी बता चुका हूं तो आज आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। प्रोटीन प्रोटीन शब्द देखिए सबसे पहले प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जीलियस ने 1938 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जीलियस ने 1938 ईस्वी में किया था। इनके सहयोगी क्या थे? मूलर। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी आ जाता है कि अगर वर्जीलियस नहीं दिया तो वहां पर आंसर मूलर होगा। प्रोटीन मानव शरीर का केवल संरचनात्मक पदार्थ ही नहीं है वरन अन्य प्रकारों को भी संपन्न करते हैं। इसके अलावा भी अन्य कार्यों में प्रोटीन भाग लेते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना है। मानव शरीर का 15% भाग किससे बना है? प्रोटीन से। मृत व शुष्क शरीर का 50% से अधिक प्रोटीन से बनता है। याद रखेंगे, मृत व शुष्क शरीर का 50% से भी अधिक क्या होता है? प्रोटीन। देखिए प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इनकी कमी से शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना 20 अमीनो अम्लों, देखिए टोटल 22 होते हैं लेकिन 20 अमीनो अम्ल जरूरी हैं। 2 के बारे में भी बताऊंगा जो सहयोगी होते हैं, क्योंकि कुछ बाद में बनकर आते हैं, आरंभ से नहीं होते। 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोगों से बनती है। ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के उचित पोषण के लिए नितांत ही आवश्यक है, यानी बहुत ही आवश्यक है। अमीनो अम्लों में 50% कार्बन, 21 से 24% ऑक्सीजन, 13 से 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 0.2 से 0.7% सल्फर पाई जाती है। अल्प मात्रा में आयोडीन और आयरन भी पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले 20 अलग अलग अमीनो अम्ल, देखिए एक होते हैं अनअनिवार्य, जो नॉन एसेंशियल, यानी जो हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद हों वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल, और जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो कहलाते हैं अनिवार्य। देखिए जिनके हमारे शरीर में पहले से, अब तो हमें तो उनकी ज़रूरत है नहीं तो वो हो गए अनिवार्य। अच्छा, जो हमारे पास है नहीं तो उन्हें हमें बाह्य स्रोतों से लेना है तो वो क्या हो गए? आपके अनिवार्य। तो कौन कौन से? एलेनिन, एस्परगिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेलाइन, टायरोसिन। अनिवार्य में अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, आइसोलेसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फेनेलेनिन, ट्रिफ्लिन, बैलिन, ल्यूसिन और लाइसिन। देखिए सेनेस्ट्रिल और पायरोलिसिन उच्च प्रोटीन में पाए जाते हैं, ये हाई प्रोटीन में पाए जाते हैं। अर्जिनिन और हिस्टिडाइन किशोरों के लिए अनिवार्य होते हैं परंतु वयस्कों में ये शरीर में। अर्जिनिन और हिस्टिडाइन क्या होते हैं? ये किशोरों के लिए अनिवार्य होते हैं, किशोर में नहीं बनते, और वयस्कों में ये स्वयं बनते हैं। आइए देखिए इन्हीं को देखते हैं। 10 अम्लों का निर्माण हमारे शरीर में होता है जिन्हें गैर आवश्यक अमीनो यानी नॉन एसेंशियल, और 10 हमें भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं, इन्हें आवश्यक। देखिए अनिवार्य मैंने ये
टेबल बना रखी है। अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, बैलिन, लाइसिन। अनिवार्य में एलेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटेमेट, ग्लूटेमीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन। अब देखेंगे सेलेनेस्टिन और पायरोलिन ये उच्च प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। अर्जिनिन और हिस्टिडीन वयस्कों में नहीं बनते, इसलिए उन्हें उनके लिए आवश्यक होते हैं, वयस्कों में अनावश्यक होते हैं। एस्परजीन ऐसा पहला अमीनो एसिड था जिसे गेहूं से प्राप्त किया गया। याद रखेंगे, एस्परजीन ऐसा पहला अमीनो एसिड था जिसे किससे प्राप्त किया गया? गेहूं से। प्रोटीन में पाए जाने वाले सारे अमीनो अम्ल लेबोरेटरी अमीनो एसिड या एल अमीनो एसिड कहलाते हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले सारे अमीनो अम्ल लेबोरेटरी अमीनो एसिड या एल अमीनो एसिड होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु या कुछ प्रतिजैविक दवाओं से पाए जाने वाले प्रोटीन डी अमीनो एसिड कहलाते हैं। कैसे एसिड कहलाते हैं? डी अमीनो। एड्रेनालाइन को हम विपत्ति हार्मोन, एड्रेलिन को हम क्या कहते हैं? विपत्ति हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में आता है। पेनिसिलिन किस में आता है? एंटीबायोटिक में। देखिए, रासायनिक संयोजन के आधार पर प्रोटीन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है सरल प्रोटीन, यानी कि सिंपल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों से बने होते हैं और जलीय अपघटन करने पर किस में टूट जाते हैं? अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं। कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनाइड, ग्लोब्यूमिन्स। इसके अलावा भी होते हैं प्रोटेमिन्स, हिस्टोमिन्स, फाइब्रिनोजन और केरेटिन। ठीक। संयुग्मी प्रोटीन की बात करें, ऐसा प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से रहता है, यानी प्रोटीन के साथ साथ अन्य अणु भी रहेगा, यानी प्रोटीन प्लस अन्य लवण। तो कैसे देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटीन होगा और प्रोटीन के साथ में क्या होगा? अन्य लवण होगा, अन्य लवण। तो प्रोटीन के साथ में अन्य लवण जुड़ा रहेगा, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। अब आते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन की बात, या ड्राइव प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो ये हैं प्रोटीन्स। कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा कौन कौन से हैं? पेप्टाइड, पेप्टाइड, और फिर है पेप्टोन। कौन सा है? पेप्टोन। अब बढ़ते हैं आगे। आणविक संरचना एवं व्यवहार के आधार पर, इस आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेशेदार प्रोटीन। ये प्रोटीन जल में अविलय परंतु प्रबल अम्ल व क्षार में विलय होते हैं। जल में तो अविलय होते हैं परंतु प्रबल अम्ल व क्षार में विलय होते हैं। ये मजबूत व रेशेदार संरचना वाले होते हैं। इनमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जैसे मांसपेशियों में मायोसिन, बाल व नाखून में क्रेटिन और रेशों में फाइब्रिन। और गोलाकार प्रोटीन या ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर क्यों? अब इन्हें गोलाकार क्यों कहते हैं? तो गोलाकार इसलिए कहते हैं ये ग्लोब के आकार के होते हैं, यानी ग्लोब्यूलर होते हैं। तो गोलाकार प्रोटीन, ये प्रोटीन अम्ल, क्षार और लवण में विलय होती हैं। अमीनो अम्लों के मध्य त्रियक बॉन्ड, यानी बॉन्ड कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनकी आकृति गोलाकार, जैसे अंडे में एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, दूध में कैसिन और एंजाइम। जैसे हार्मोन्स और प्रतिजैविक। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। देखिए, अब इसको और विस्तार से पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें पहले, तो पहले में आते हैं हमारे प्रोटीन। तो इन प्रोटीन की अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे, पहला है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला होता है अल्फा क्रेटिन। अल्फा क्रेटिन अगर आप पूछेंगे किस में? कछुए का कवच अल्फा क्रेटिन का बना होता है। सल्क, जो मछली के ऊपर सल्क पाए जाते हैं चिकने वाले, वो अल्फा क्रेटिन के। पंजे अल्फा क्रेटिन के। पंख अल्फा क्रेटिन के। बाल अल्फा क्रेटिन के। ऊन, भेड़ के ऊन में यानी बकरी के ऊन में पश्मीना शॉल बनती है बकरी के ऊन से, तो उसमें भी कौन सा होता है? ऊन में भी अल्फा क्रेटिन। सींग में, खुर में।
अब आता है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है रेशम यानी सिल्क में और मकड़ी के जाल में। मकड़ी के जाल में अल्फा और बीटा दोनों कैरोटीन पाए जाते हैं। फिर आता है कोलेजन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी ये संयोजी ऊतकों में पाए जाते हैं। फिर आता है टाइपोसाइलेजन यानी स्केलेटन मसल में, कंकाल पेशी में। फिर होता है इलास्टिन, तो ये पाया जाता है संयोजी ऊतक में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। एक्टिन और मायोसिन हमारी पाया जाता है मांसपेशियों में। फाइब्रिनोजन रक्त के प्लाज्मा में। ट्यूबिलाइन सूक्ष्म कोशिकाओं में जैसे कि धमनियों में, आर्टरी। फिर आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन यानी इसमें कौन कौन से आते हैं, एंजाइम प्रोटीन आते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आते हैं, अभी इनको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। प्रोटीन हार्मोन आते हैं, इम्यूनोग्लोबिन आता है, ग्लोब्यूमिन्स आता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है किसमें, अंडे में। हिस्टोन प्रोटीन आता है डीएनए में। फिर आता है ग्लूटिलिन्स, ये अनाज में पाया जाता है। फिर आता है प्रोटेमिन्स पाया जाता है दालों में। अब आते हैं विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। देखिए विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर संरचनात्मक, तो संरचनात्मक में आते हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कोलेजन और इलास्टिन, जो अभी मैंने पीछे पढ़ा है। एंजाइम प्रोटीन में सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, याद रखेंगे, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, एक निश्चित पीएच तथा ताप पर कार्य करते हैं, एक निश्चित पीएच तथा ताप पर कार्य करते हैं। ताप बढ़ाने पर कोगुलेट हो जाते हैं, यानी देखिए ताप अगर 70 डिग्री से ऊपर हो गया तो कोगुलेट का मतलब समाप्त हो जाएंगे, और ताप घटाने पर यानी 0 डिग्री पर ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहेंगे लेकिन कोगुलेट नहीं होंगे। अब आता है नियमित प्रोटीन, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन और ग्लूकैगम किससे प्राप्त किया जाता है, गेहूं से। त्वरक, प्रेरक या गतिशील प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, जो मांसपेशी में पाए जाते हैं। फिर आता है परिसंचरण प्रोटीन, ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। फिर आता है लाइपोप्रोटीन। देखिए लाइपोप्रोटीन क्या करता है, वसाओं के परिसंचरण में आता है। किस में आता है काम, वसाओं के परिसंचरण में। करता क्या है, ये लीवर से एडिपोज टिश्यू में जाता है। ये लीवर से किस में पहुंचाता है, याद रखेंगे, लीवर से एडिपोज। ये किस में पहुंचाता है, लीवर से एडिपोज। अब सीरम भी वसा संचरण में आता है। ये एडिपोज से अन्य टिश्यू में पहुंचाता है। ये एडिपोज से क्या पहुंचाएगा, अन्य टिश्यू में, तो याद रखेंगे। फिर आता है फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन। यह प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमा कर रक्त स्त्राव को रोकता है। अब आया हिस्टोन, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, अनुवांशिक लक्षणों के विकास में यानी वंशावृद्धि का नियंत्रण करता है। फिर आता है ग्लोबिन, ये रुधिर में पाया जाता है, प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का संवहन करता है, अभी बताया था। साइटोक्रोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। अब आते हैं रक्षी प्रोटीन, हमें टॉक्सिक यानी जहर, बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, जैसे लिम्फोसाइट, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और इंटरफ्रोन। ये हमारे रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अब आते हैं एंटीबॉडीज, यह सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है जो हानिकारक पदार्थों व आक्रमणकारी जीवाणुओं को आदि को क्या करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आते हैं भंडारित प्रोटीन या न्यूट्रिएंट प्रोटीन। तो देखिए इनमें कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, कैसीन, ग्लोबिन, प्रोमिन। फिर आता है ग्लाइडिन। ग्लूटेन एक प्रोटीन है, ये ग्लूटेन का ही एक प्रोटीन है जो खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होता है। जब दो अन्य प्रोटीन ग्लाइडिन और ग्लूटेन मिलते हैं तो ग्लाइडिन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है, याद रखेंगे, ये गेहूं से मिलता है लेकिन किस फॉर्म में मिलता है, ग्लाइडिन। फिर आता है जीन, ये मक्का में पाया जाने वाला है, मक्का यानी कॉर्न में, ये किस में पाया जाता है, कॉर्न में। और एक और भी याद रख लेंगे, कई बार अगर पूछ लिया जाता है, तो एक होता है फेजेलियोन। क्या होता है, फेजियोलिन जो पाया जाता है ये मटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मटर में, याद रखेंगे, फेजियोलिन किस में पाया जाता है, मटर में, ठीक। फिर आया कैसीन। ग्लोबिमिन ग्लोबल प्रोटीन का हिस्सा है जिसका एल्ब्यूमिन से अधिक आणविक वजन होता है।
शुद्ध पानी में अघुलनशील होता है लेकिन नमक के पानी में घुल जाता है। कुछ ग्लोब्यूमिन लीवर में बनते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रणाली, ये प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है। अब आता है कैसीन। कैसीन प्रोटीन शरीर में धीरे धीरे पचता है, इसमें अपचयी गुण होते हैं, जिसका मतलब ये है कि भोजन की अनुपस्थिति में ये प्रोटीन मांसपेशियों को टूटने नहीं देता। याद रखेंगे, मांसपेशियों को टूटने नहीं देता। ये दूध, दही, पनीर आदि में पाया जाता है। ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेलिन्स अनाज में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ग्लूटेलिन्स क्या है? अनाज में पाया जाता है। प्रोलाम्बिन। प्रोलाम्बिन पौध भंडारण या प्रोटीन का समूह यानी पौधों में भंडारित होता है, जिससे एक उच्च प्रोलीन सामग्री होती है। ये मुख्यतः दालों में पाया जाता है। प्रोलाम्बिन किस में पाया जाता है? दालों में। अब आते हैं प्रोटीन और उसके कार्य। कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत। तो रिपेयर, अगर कार्बोहाइड्रेट रिपेयर कहते हैं, रिपेयर किसे कहते हैं? तो रिपेयर मशीन कौन है? तो है प्रोटीन। अनेक जटिल कार्यों और मेटाबॉलिक क्रियाओं यानी उपापचय क्रियाओं को में एंजाइम का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? एंजाइम बनकर कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। ये एंटीबॉडीज के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दूध, अंडा, कली, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली और अंडे की जर्दी। अब देखें, निम्न प्रकार के प्रोटीन खाद्य पदार्थ हैं। पूर्ण प्रोटीन, इनमें खाद्य पदार्थों में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। वे ज़्यादातर जानवरों के भोजन में होते हैं, जैसे कि मांस, डेयरी और अंडे। मांस, डेयरी और अंडे। अब आते हैं अधूरे प्रोटीन। इन खाद्य पदार्थों में कम से कम एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है, इसलिए प्रोटीन संतुलन की कमी होती है। पौधों के खाद्य पदार्थ जैसे मटर, बीन्स और अनाज में अधिकतर अधूरा प्रोटीन होता है। पूरक प्रोटीन, ये प्रोटीन वाले दो या अधिक खाद्य पदार्थों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें लोग पूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति के लिए जोड़ सकते हैं, जैसे मूंगफली के मक्खन के चावल के साथ चावल, मूंगफली के मक्खन के साथ चावल, बीन्स या ब्रेड आदि। यानी जैसे दाल चावल, तो गेहूं के साथ सब्जी, तो ये डबल प्रोटीन को करके क्या कर दिया जाता है? पूरक। अब आता है प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग यानी मेरेस्मस तथा क्वाशियोकोर नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोकोर क्या होता है? इस रोग में बच्चों के हाथ पैर दुबले, पेट बाहर और आगे की ओर निकल जाता है। जबकि सूखा रोग क्या है? सूखा रोग जो है, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अब सूखा रोग का एक पेपर में क्वेश्चन आया था अलग तरीके से, पीसीएम, कि पीसीएम किससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे, पीसीएम का है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, तो इसको हम मेरेस्मस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये क्या है? ठीक है, तो इतना याद करेंगे। प्रोटीन के बारे में जितना डाटा था मैंने दे दिया है और इससे बचकर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आशा करते हैं आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के बारे में अवगत कराएं। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड में वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।